एक विशेष अभियान शुरू किया है। क्या ये उत्तराखंड में भी समस्या है? अपनी पहचान छिपाकर जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब लेना शुरू कर देते हैं, राशन कार्ड बन जाते हैं। आपने डेमोग्राफी चेंज करने की बात कही, कोशिश हो रही थी देवभूमि में, इसका मकसद क्या था? देवभूमि के देवत्व को नुकसान पहुंचाना, डेमोग्राफी को खराब करना। देवभूमि के मूल अस्तित्व को खराब नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में इस वक्त कई मुद्दे ऐसे हैं जो चर्चा में भी है और विवादों में भी हैं, और इस सब के बीच में इन विवादों को दूर करने की 3 राज्यों में खासतौर से बहुत तेजी से कोशिश हो रही है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा असम और तीसरा उत्तराखंड। उत्तराखंड वैसे इस मामले में लीड लिए हुए है और काफ़ी तेज़ी से इन विवादों को ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निभा रहे हैं। और आज पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ऐसे सवालों के साथ जो इस वक्त देश जिनके जवाब जानना चाहता है। तो पहले तो पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। उन विवादों की तरफ चलेंगे, आप उसे विवाद भी कह सकते हैं या देश के गंभीर मुद्दे भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड को लेकर के आपकी फिलहाल जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो क्या है? देखिए, उत्तराखंड चूँकि एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पूरी दुनिया के अंदर देवभूमि के नाम से मान्यता भी है, आस्था है, लोगों की श्रद्धा है, तो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहें। यहाँ की डेमोग्राफी में जो पहले के सालों में छेड़छाड़ हुई है वो डेमोग्राफी खराब ना हो, यहाँ का देवत्व बना रहे, यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्योंकि हम आने वाले वर्षों में अपने बच्चों को देवभूमि, सुरक्षित देवभूमि उनको मिले, उनको किसी प्रकार का कोई भय न हो, किसी प्रकार की असुरक्षा न हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकास और विरासत दोनों ही बनी रहें, विकास भी होना चाहिए और विरासत भी बची रहनी चाहिए, इस मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। घुसपैठिए एक बड़ी समस्या इस वक्त बने हुए हैं। कई राज्यों ने, खासतौर से यूपी ने, घुसपैठियों को लेकर के एक विशेष अभियान शुरू किया है। क्या ये उत्तराखंड में भी समस्या है, और क्या आप इसको कोई एक नया अभियान इसको लेकर के शुरू करने की तैयारी में? नहीं, हमने यहाँ पर अभियान बिल्कुल शुरू कर दिया है। देखिए, पहले यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं, कोई काम ढूंढने आते हैं, फेरी लगाने आते हैं, उसके बाद वहीं रहना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी पहचान छिपाकर जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब लेना शुरू कर देते हैं, राशन कार्ड बन जाते हैं, पहचान पत्र बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, और इसी के कारण से डेमोग्राफी में जो एक परिवर्तन हुआ है वो देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि जो घुसपैठिया है, जो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर देवभूमि में इस प्रकार के इजाज़त नहीं दी जाएगी। देवभूमि के मूल अस्तित्व को खराब नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी इसको लेकर के? हम ऑपरेशन चला रहे हैं राज्य में। हमने ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया पिछले दिनों। ऐसे में बहुत हज़ारों की संख्या में जो कार्रवाई भी इस पर हुई है। इसी प्रकार से अतिक्रमण जो सरकारी ज़मीनों पर था, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण को भी हमने हटाया है। कहीं भी सरकारी ज़मीन दिख रही है जी, किसी न किसी बहाने से कोई धार्मिक सहारा लेकर उसको कब्जा लेना, अतिक्रमण कर लेना, ऐसे बहुत सारे मामले आए और इस पर हमने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। ये अभियान हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक देवभूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो जाएगी। और अभी तक 10,000 एकड़ से भी अधिक ज़मीन ऐसे अतिक्रमण से हमने मुक्त कराई है।
आपने डेमोग्राफी चेंज करने की बात कही, कोशिश हो रही थी देवभूमि में, इसका मकसद क्या था? देवभूमि के देवत्व को नुकसान पहुंचाना, डेमोग्राफी को खराब करना, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जो भगवान के सबसे नज़दीक का राज्य है। जगह जगह पर देव स्थान है, हर एक स्थान किसी न किसी देवों की कृपा से आच्छादित है। कण कण में भगवान शंकर का वास है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। चारों धाम यहाँ पर हैं, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, माँ पूर्णागिरी का धाम है। अनेक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से पूरी तरह से आच्छादित है, हिम ग्लेशियर हैं, देवों की कृपा है। 70-71% यहाँ की जो भूमि है वो वनों से आच्छादित है। बड़ा भूभाग जो सबको जो है एक स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण देने का काम, स्वच्छ जल देने का काम देवभूमि करती है। उसका अस्तित्व बना रहना चाहिए। आपने सुना होगा, अभी बहुत चर्चा हो रही है, पश्चिम बंगाल में एक विधायक हैं और वो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? वो बाबरी जो विवादों का विषय रही, वो बाबर जो आक्रांता था, उसके नाम पर अब एक बाबरी मस्जिद तैयार करने का ऐलान किया गया। देखिए, ये केवल और केवल अराजकता है और तुष्टीकरण है, वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि इस प्रकार के काम करने से, जो लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने का काम, पल्लवित करने का काम जिन्होंने किया है, वो उसी को फिर से दोहराने का काम करने चाहते हैं। हालांकि अब देश की जनता भली भांति समझ रही है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। अभी बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया है। अब काम करने वाले लोगों को जनता पसंद कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है। पूरा देश उस मार्ग पर चल रहा है। जगह जगह देखिए एनडीए और भाजपा की सरकारें बन रही हैं। डबल इंजन हर जगह प्रभावी हो रहा है, क्योंकि सुशासन का मॉडल बन चुका है। अब झूठे नैरेटिव चलने वाले नहीं हैं, झूठे नारे, भ्रामक चीज़ें, इसको अफवाहें, जनता उसको नकार रही है। केवल नारों से नहीं, बल्कि अच्छी नीति से और नियत से अब देश आगे बढ़ रहा है। देश की जनता कदम से कदम मिला रही है। अगर कोई उत्तराखंड में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहे तो? नहीं, उत्तराखंड में कोई नहीं करेगा ऐसे। उत्तराखंड वैसे देखिए, ये बहुत शांत प्रदेश है। सब एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के उन्माद मैं समझता हूँ कोई स्थान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक असम में कानून पास किया बहु विवाह को लेकर के, कि कोई व्यक्ति अब एक शादी के बाद दूसरी शादी इस तरीके से नहीं कर पाएगा। उसको लेकर बाद महमूद मदनी का एक बयान आया और उन्होंने जिहाद छेड़ने की बात कही। देश की संसद में इस शब्द का जिक्र हुआ और उसके बाद बाहर निकलकर एक सांसद ने कहा कि वो मीडिया के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। आपको लग रहा है कि ये जो कुछ नेता हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं, वो इस जिहाद शब्द का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और इसका संक्रमण, इसका वायरस फैल भी जा रहा है? नहीं, देखिए, हमने तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध अतिक्रमण, इन सब के खिलाफ यहाँ कार्रवाई की है और हमने यूसीसी लागू किया है। जो ऐसी जिहादी मानसिकताएं हैं, उन मानसिकताओं के जो कट्टरपंथी रवैये हैं, रूढ़िवादियाँ हैं, उन सब के खिलाफ। और बहु विवाह हमारे यूसीसी में वैसे ही उसका कोई प्रावधान नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जिहाद किसी भी प्रकार का चलने वाला नहीं है। आपने बहुत करीब से, मुझे लगता है आप पहला राज्य आपका रहा, पहले आप मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने यूसीसी को लेकर आए और बहुत ज़्यादा काम किया है इस विषय पे। अभी महमूद मदनी ने एक बात और कही कि जिहाद मतलब ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से प्यार, और जिहाद तो अब स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। आपने जो यहाँ सब देखा, क्या जिहाद की वो परिभाषा है, जिहाद का वो स्वरूप है कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये सुनियोजित रूप से नुकसान पहुँचाना, विकृत मानसिकता, कुकृत्य, इसकी श्रेणी में आते हैं। और हम तो देवभूमि में गीता का श्लोक करवा रहे हैं। हमने अनिवार्य रूप से गीता का श्लोक सभी बच्चे पढ़ेंगे, सभी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कर्म योग अपना कर
जीवन के हर मार्ग पर उनको सफलता मिले, कर्मयोगी बने, जीवन में आगे बढ़ें। हम उस प्रकार के संस्कार अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। आप एक तरफ गीता का पाठ तो करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मदरसे भी बंद करा रहे हैं, क्यों? नहीं, मदरसे देखिए बंद करवाने के पीछे भी सबको अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा मिले जो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हो, उनके जीवन में अच्छे संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण उनको बच्चों को मिले। इसलिए हमने मदरसे वो हमने कहा है कि बंद होंगे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे। आखिर पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षा वहाँ पढ़ाई जा रही है, छात्रों को कौन सी शिक्षा दी जा रही है वहाँ। केवल 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता, कट्टरवादियाँ, तमाम देशद्रोह की बातें, अगर उनमें अपनी पहचान छुपाकर एडमिशन देना, उनको रखना, तो ऐसे मदरसे हमने कहा है 1 जुलाई 2026 के बाद जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में जो नहीं पढ़ाएंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में कई राज्यों ने अलग अलग तरीके से एहतियात बरतनी शुरू की है। एसटीएफ की जांच उत्तराखंड तक भी पहुंची थी और हल्द्वानी में एक इमाम को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। आपने इसके बाद किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए हैं? क्या आप इसको लेकर कर रहे हैं? कि हमने तत्काल यहाँ पर इसकी पूरी समीक्षा की थी सुरक्षा से संबंधित, क्योंकि हमारे जितने भी स्थान हैं, बहुत धार्मिक स्थान हैं, बहुत स्थानों पर पूरे समय लोगों का आना जाना होता है। ऐसे सभी स्थानों को सुरक्षा की दृष्टि से वो एजेंसियां भी काम कर रही हैं। हमारा पुलिस विभाग, गृह विभाग, सभी काम कर रहे हैं कि जो कि देवभूमि एक तरह से दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगी है। एक बड़ा बॉर्डर उत्तर प्रदेश की सीमा से है, हमारा हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है, और पर्यटकों का भी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आना जाना होता है। तो उन सभी स्थानों की पूरी तरह से सुरक्षा हो, और ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश भी है, तो इस नाते हमारे यहाँ सुरक्षा कूट कूट कर लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति भरी हुई है। देवभूमि है और यहाँ पर देश भर के लोग पहुँचते भी हैं। केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ धाम हैं, तमाम अभी तक जो चल रहा था, जो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चल रही थी, कुछ नया आपने सोचा है और जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को और ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएँ और ज़्यादा सहूलियत मिल पाएँ? देखिए, इस वर्ष हमारे यहाँ पर 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु और तीर्थयात्री चार धाम में आए हैं, और हर वर्ष ये संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष जबकि 3 माह, लगभग 3.5 माह पूरी तरह से आपदा रही, तमाम बादल फटे, भूस्खलन हुआ, सड़कें, पुल इत्यादि काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में आए और बहुत आसान यात्रा भी हुई। देहरादून से आज देश के प्रमुख शहरों के लिए, सभी जगह के लिए यहाँ से फ़्लाइट चल रही हैं, रेल हैं, बसों की यात्रा है, उन सब का हम समीक्षा करते हैं। एलिवेटेड रोड हमारा बनकर तैयार हो गया है। दिल्ली से देहरादून आने वाले समय में ये जो दूरी है बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी, 2 से ढाई घंटे में। सड़कों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले लोगों का समय बचे, उनको सुविधा हो, उसके लिए सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। अभी हाई एल्टीट्यूड मैराथन दौड़ आदि कैलाश क्षेत्र में की गई, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने इस बार के मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने पूरे देश और दुनिया को बताया। हम प्रधानमंत्री जी का मैं सभी देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि एक समय था जहां पर मात्र 2000 लोग पूरे साल भर में जाया करते थे, आज वो संख्या 30,000 से भी अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ 12 अक्टूबर 2023 को स्वयं वो उस क्षेत्र में गए थे, आदि कैलाश और जौलिंगकोंग क्षेत्र में गए, गुंजी क्षेत्र में गए, जागेश्वर धाम गए, उसके बाद पिथौरागढ़ आए। तो पूरा क्षेत्र विश्व के मानचित्र में पर्यटन के भी आ गया है। तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमेशा से कि यहाँ पर आने वाले लोगों की यात्रा सुरक्षा, उनकी सरल यात्रा हो, आसान हो, उसके लिए सभी प्रावधान हम हर वर्ष यात्रा समाप्त होने के बाद उसकी समीक्षा करते हैं और नई यात्रा की तैयारी करते हैं।
उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, शुरू से रही है। अभी भी क्या आपके लिए चुनौती है वो? पलायन चुनौती है, लेकिन धीरे धीरे अब बहुत सारी पलायन को लेकर, रिवर्स पलायन को लेकर भी कई सारी सक्सेस स्टोरियां भी बन रही हैं। हजारों की संख्या में लोग वापस आए हैं। हम आज होम स्टे के क्षेत्र में हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेक योजनाएं राज्य की तरफ से भी चला रहे हैं। लोग आ रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं इसमें। तो लोग आकर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और रिवर्स पलायन भी बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। और जो गांव पहले पलायन हो गए हैं, हम लोग फिर से उनको कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारा नेलोंग और जौदोंग जैसे गांव जो 1962 में पूरी तरह से खाली कर दिए गए थे, उनको फिर से बसाने का काम चल रहा है। मिलम क्षेत्र है मुनस्यारी का, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जहाँ पर है। इसी प्रकार हमारा नाभी, गुंजी, ऐसे सीमांत और नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हमारे अनेक गांव, उन सभी गांवों में मूलभूत सुविधाएं देकर उनको एक मॉडल के रूप में डेवलप करना, ये हमारी प्राथमिकताओं में है। और जिससे कि वहाँ के लोगों को अपने घर पर ही रोज़गार मिले। और आज मुझे आपके साथ बात करते हुए इस बात पर संतोष है कि अब राज्य की महिलाएं बहुत बड़ा हर क्षेत्र में क्रांति कर रही हैं। अपने कौशल से, अपने परिश्रम से हर एक जगह पर स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। मैं कल भी उधम सिंह नगर में था, वहाँ भी देखा, चाहे खाने का सामान हो, अचार हो, बिस्कुट हो, मिलेट्स के अन्य सामान हो, सिलाई बुनाई हो, कढ़ाई हो, हर क्षेत्र में एक बड़ा अच्छा शानदार काम उनके द्वारा हो रहा है। उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हमारे सस्ते भी हैं और बहुत अच्छे उसकी क्वालिटी भी है। मतलब यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कई बार उनको भी वो पीछे छोड़ती हैं। इस प्रकार के उत्पाद आज हमारी सब महिलाएं बना रही हैं। तो ये सब काम जो आगे बढ़ रहे हैं वो पलायन को निश्चित रूप से एक दिन पीछे करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, और बहुत गंभीर और चिंता वाला ये सवाल है। अभी कुछ वक्त पहले एक रिसर्च आई है और जो बता रही है कि खास तौर से जो हिमालय रीजन है, जिसमें उत्तराखंड से लेके दिल्ली का जो फॉल्ट लाइन होती है भूकंप की, उसमें जो बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, वो एक बड़ा ख़तरा है भविष्य के लिए। और उसमें उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली, एनसीआर और बाकी रीजन्स भी आते हैं। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। इसको लेकर हमारे जो भूगर्भी वैज्ञानिक हैं वो काम कर ही रहे हैं। हमने यहाँ जो हमारे बाडिया इंस्टीट्यूट हैं, IIT रुड़की हैं, NDMA भारत सरकार का संस्थान है, हमारा यहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सब मिलकर इस पर काम भी कर रहे हैं। और हमने पहले बीच में इस पर समीक्षा भी करी है। एक आगे कैसे मॉक ड्रिल और अन्य चीज़ें, इससे बचाव के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, उन सभी पर हमारा काम चल रहा है पहले से। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।